हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा फर्स्ट यूनिट का, जो कि हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंड हमें एंट्रोपी दिखानी है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जीरो होती है। तो इस वाले पार्ट के लिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ आपका एंट्रोपी देखेंगे कि जनरल कॉन्सेप्ट क्या रहता है एंट्रोपी के लिए, राइट। फिर उसके बाद इसको रिवर्सिबल के लिए प्रूव करेंगे। यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि हमारे और थर्मोडायनेमिकल जो पैरामीटर्स इसके अंदर आते हैं, जैसे आपके टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, इन सब के सिंबल्स हैं कुछ, राइट। इसी तरीके से हमारे और जो पैरामीटर्स हैं जो आपके इसके अंदर इंक्लूड है, जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर है नेक्स्ट, वो हमारा एंट्रोपी है, जिसको हम जो सिंबल यूज करते हैं जिसके लिए, वो है हमारा एस, राइट। चलिए, अब सबसे पहले इस एंट्रोपी वर्ड को समझ लेते हैं कि इस एंट्रोपी को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसको करने के लिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक बीकर लिया है। ओके, इसके अंदर हमने गैस फिल कर दी। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और इस तरीके से, जो कि पर्टिकुलर किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर थे। ठीक है, मैंने इस तरीके से कर दिया। इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर ये सारे के सारे थे। थर्मल टेम्परेचर वगैरह सब इसका कांस्टेंट था। मैंने क्या काम किया, मैंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी इसको दे दिया। ठीक है, आपने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया है अभी इसको, जिससे कि क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल है वो रैंडम डायरेक्शन के अंदर क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया। कोलाइड नहीं किया। कोलाइड करेंगे तो ये अपनी एनर्जी किसी दूसरे पार्टिकल को देके उसका टेम्परेचर को और रेज कर देंगे। ठीक है, अब ये जस्ट मूव कर रहे हैं हल्का फुल्का। पहले ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर थे, अभी वैसे नहीं है। रेंडमली मूव करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर हैं अभी इसके अंदर, तो हम ये कंसिडर करते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे, उसको भी बताऊंगी मैं। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको मूव करवा दिया। ठीक है, तो इस गैस के अंदर जो ये रैंडमनेस आ गई है ना, इस रैंडमनेस को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। यानी रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर due to absorbing some amount of heat या releasing some amount of heat is known as entropy। करेक्ट है? ठीक है, सेकेंड एग्जांपल लेके चलती हूँ। मेरे पास कोई पर्टिकुलर रॉड है। ठीक है, इस रॉड को भी मैं वही करती हूँ। अभी जो एटम्स इसके हैं वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के अंदर है। जैसे मैंने इसको इसको थोड़ा सा हीट दे दिया, तो जो इसके एटम्स थे वो पहले तो इक्विलिब्रियम में थे, तो थोड़ा सा और टेम्परेचर रेज करके वो एटम्स रेंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत ज्यादा रेंडमली नहीं करवा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा रेंडमली, क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तो लिक्विड के अंदर आ जाता है, लेकिन ये पर्टिकुलर रॉड ले रखी है, लिक्विड में तो नहीं आएगा पूरा का पूरा, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो थोड़ा थोड़ा मूव करना स्टार्ट कर देंगे रेंडमली। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर आपको पता है कि मैंने कितना इंक्रीज कर दिया, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कितने मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डरनेस हुआ है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंट्रोपी बोलेंगे। करेक्ट है? तो ये डेफिनेशन क्या बनी इसकी, कि थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट आपने लेके या देके इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब काम किया था, तब हमारे पास क्या हुआ, उस सिस्टम की एंट्रोपी चेंज हो गई है, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एस से। ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब इसी को ही हमें क्या करना है, इस एस को, यानी इस पैरामीटर को अभी हमें स्टडी करना है। करेक्ट है? तो चलिए इसकी तरफ चलते हैं, इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं, एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द डिसऑर्डर ऑफ और रैंडमनेस इन द सिस्टम। करेक्ट? कब आया, जब आपने पर्टिकुलर हीट आपने दे के या लेके उस सिस्टम से किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, तो हमारा जो आता है वो क्या आती है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी एंट्रोपी आती है। तो लेके या दे के आप कर रहे हो, तो डेल्टा क्यू यहाँ पे आ रहा है, इसी वजह से चेंज इन एंट्रोपी आ रहा है, जिसको हम डेल्टा क्यू बोल रहे हैं। करेक्ट?
एक स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि पीवीटी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। डीएस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी एक पार्शियल डिफरेंशियल है जो कि सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट दे रहे हैं, यानी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। रिलीजन ऑफ हीट इज डिक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, ये भी ध्यान रखिएगा। इन ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक चेंज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, द एंट्रोपी चेंज इज जीरो। यानी जब हम रिवर्सिबल एट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टेटमेंट भी दिखाई थी कि डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो फॉर द रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, तो हमें वही चीज इसके अंदर डिराइव भी करना है। और जो हम इसके अंदर लेके चलते हैं एडियाबेट उसमें कार्नोट साइकिल के अंदर, वहां पे भी हम रिवर्सिबल साइकिल लेके चलते हैं, तो उसका केस लेंगे तो हमें पता चलेगा वहां पे ये जीरो आता है। नेट एंट्रोपी कैसे निकलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है सिस्टम प्लस सराउंडिंग आपका यूनिवर्स होता है, तो यूनिवर्स के जीरो है, तो यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो। किसी भी इरिवर्सिबल के लिए जो आपका यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो पॉजिटिव रहेगी, साइक्लिक प्रोसेस के लिए वो ग्रेटर देन जीरो रहेगी, ठीक है, और रिवर्सिबल के लिए वो आपकी जीरो रहेगी, ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये हमारी कैसी रहेगी, जीरो के इक्वल, और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए वो हमेशा इंक्रीज करता जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, इसकी कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है। पहली बात तो ये कि एंट्रोपी रिलेटेड होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के। नेक्स्ट है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, हमें पता है ये चीज। तो दिस मीन्स एन इंक्रीज इन एंट्रोपी इज पॉसिबल व्हेन a system particle acquires some energy and become less ordered than before. The physical significance of entropy can be understood with the help of this example. What is that example? The example is that when we heat a rod to a certain temperature, then heat exchange occurs, right? In this case, the movement of the particle, there is movement of particle. Initially, the particle of the rod is at equilibrium state and all the molecules are orderly arranged, right? But when we give heat to it, the arrangement of the particles is disturbed and particles start moving and create a disorderliness movement of the particle. This leads to the increasing in the disorderliness of the particle, that hence it increases the entropy. That's the significance of the entropy. Means if we increase the temperature, if we give heat to any system, there is randomness. If we give heat or release heat from a particular system at a particular temperature, then there occurs disorderness of the particle. That means there is the increasing of the entropy. If we give heat, then the system entropy is increases, and if we release some heat from a system, then the entropy decreases of that system, correct? नेक्स्ट चलते हैं जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द एंट्रोपी की तरफ। जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी की तरफ मैं आपको सबसे पहले लेके चलती हूँ इस फिगर की तरफ, ठीक है। इस फिगर की तरफ चलिएगा। इसके अंदर हमने जैसे पीवी डायग्राम हमने लिया था पहले वाले उसमें, as we consider as before in our another lectures, we consider a PV diagram in which we are taking adiabatic curves। हमने दो एडियाबेटिक लाइंस लिए हैं, A1 एंड A2। नाउ आप सभी को पता है कि एडियाबेटिक के अंदर, एडियाबेटिक एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी का एक्सचेंज बाहर से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है बाहर से, तो एक्सपेंशन या कंप्रेशन जो भी करोगे उसकी वजह से जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो वेरी करता है, करेक्ट। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा, तो अगर मैं यहाँ पे पीवी डायग्राम मेरा कंसिडर कर रही हूँ, तो हमें ये पता है कि इस ग्राफ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट
पोजीशन के ऊपर मेरा डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर अकर करेगा, करेक्ट। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर अगर मेरा अकर कर रहा है तो इसके ऊपर इस तरीके से, जैसे ये है तो यहाँ मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा ये। तो यहाँ पे ये मेरा T1 टेम्परेचर हो गया, ये मेरा T2 टेम्परेचर हो गया, ये मेरा T3 टेम्परेचर हो गया, ये मेरा T4 टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ पे जब हम पर्टिकुलर कोई भी टेम्परेचर लेके चल रहे हैं, मुझे पता है इस पूरी स्टेटमेंट के ऊपर ये आइसोथर्मल T1 टेम्परेचर के ऊपर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस वाले पे T2 टेम्परेचर पे है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर डाउन जाता जा रहा है। तो ये कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन की वजह से हुआ होगा उस सिस्टम का, ये कम से ये इसके रिलीजिंग की वजह से हुआ होगा। तो Q1 Q2 हीट यहाँ पे आ गई है, करेक्ट। अब Q1 Q2 हीट यहाँ पे आ गई है तो हम इसको, इसका फर्स्ट इसका नेम दे देते हैं, ठीक है। A B C D E F G H। तो अगर हम इसके अंदर कंसिडर करें आपकी फर्स्ट साइकिल, ठीक है, हम फर्स्ट साइकिल कंसिडर कर रहे हैं, दैट मीन्स ये वाली। इस साइकिल को ध्यान से देखोगे तो ये साइकिल कुछ इस तरीके से नजर आएगी आपको, इस तरीके से। ये जो कर्व है ये मेरा A1 वाला पॉइंट हो गया, ये मेरा A2 वाला पॉइंट हो गया, ये मेरा T1 टेम्परेचर था, ये मेरा T2 टेम्परेचर है। तो ये कुछ ऐसा ही नहीं हो गया जैसा हमने कारनोट के अंदर देखा था बेटा, कारनोट साइकिल के अंदर जैसा हमने देखा था, ये तो सेम वैसा ही आ गया। तो सेम वैसा ही आ गया, दैट मीन्स हम यहाँ पे यही मान लेते हैं कि इसने Q1 एनर्जी ली है और Q2 एनर्जी को रिलीज किया है। तो उस टाइम पे हम वर्क कर चुके हैं और उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर चुके हैं। एफिशिएंसी हमने जो कैलकुलेट करी थी वो करी थी 1 माइनस में Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू, अगर मैं टेम्परेचर का केस देखती हूँ तो 1 माइनस में T2 बाई T1, ठीक है। यहां से 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट जो आया T2 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई Q1। लेकिन मेरे को एंट्रोपी की फॉर्म देखनी है जो कि Q बाई T की फॉर्म में होता है, दैट मीन्स हमें इसको रिलेट करना है Q बाई T की फॉर्म में। तो मैं इस वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो Q2 बाई T2 हमारा जो आएगा वो आएगा Q1 बाई T1, Q1 बाई T1। तो यानी कि मैंने अभी जो साइकिल ली थी वो तो खाली एक और ये दो टेम्परेचर की ली थी, लेकिन अगर मैं T2 और T3 का लेके चलती ना बेटा, तो इसके लिए रिजल्ट क्या आता है कि Q2 बाई T2 इज इक्वल टू Q3 बाई T3। दैट मीन्स यही वाला फैक्टर मेरा किसके इक्वल है, Q3 बाई T3 के भी इक्वल है ना, क्योंकि Q1 बाई T1 Q2 बाई T2 के इक्वल है और Q2 बाई T2 आपका Q3 बाई T3 के इक्वल है। दैट मीन्स Q3 बाई T3 आपका Q1 बाई T1 के इक्वल भी है। अगर मैं नेक्स्ट और लेके चलती ना, ये वाला और ये वाला पोर्शन, तो ये Q3 बाई T3 Q4 बाई T4 की भी इक्वल आ जाता है। इसका मतलब जितने भी प्रोसेस लेके चलेंगे वहां से तो ये पता चल गया कि Q बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो जब आपको सिर्फ यहां तक निकालना था, ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन रिवर्सिबल, अभी मैं ये सारा किसके उसमें, ये जो कारनोट साइकिल ली थी ये रिवर्सिबल में लेके चली हूं मैं, इसीलिए जब भी रिवर्सिबल लेके चले तो Q बाई टी कॉन्स्टेंट आ गया। Q बाई टी कॉन्स्टेंट आया है, दैट मीन्स आपका जो चेंज, अगर क्योंकि टी तो पर्टिकुलर लिया है आपने, हीट में एब्जॉर्प्शन या रिलीजन जो भी स्मॉल ये कितने भी की है उसकी चेंज की वजह से है, ठीक है। टी तो कांस्टेंट हो गया, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट है। अगर Q में ही मैं क्या कर रही हूँ, आपका कुछ ना कुछ चेंज देख रही हूँ, तो वो तो मेरा जीरो हो गया।
अब डेल क्यू बाई डेल टी आपका डेल एस होता है, दैट मीन्स आपका एंट्रोपी भी क्या हो गया, जीरो। चेंज इन एंट्रोपी इस केस में क्या हो गया, जीरो। तो क्या निकला कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हमारा चेंज इन एंट्रोपी जीरो होता है। चेंज इन एंट्रोपी जीरो है, चेंज इन एंट्रोपी जीरो का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंट्रोपी रही होगी ना वो मेरी कांस्टेंट रही होगी, तभी तो उसके अंदर कुछ चेंज नहीं दिखा। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर प्रूफ किया है। अब आप इसको स्टेटमेंट के थ्रू इसको लिख लीजिएगा। अभी मैं आपको शो कर देती हूँ ये सारा, देखिए हमने इसके अंदर कुछ आइसोथर्मल्स लिए हैं, I1 I2 I3 I4, इस तरीके से सो ऑन करके आप ले सकते हैं। आपने A1 A2 एडियाबेटिक कर्व ले लिए हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिनोट कर दिए हैं ताकि हम जो साइकिल ले उसको प्रॉपर वे से आप समझ सको, ठीक है। अगर हम ये फर्स्ट रूल लेके चलते हैं तो मैंने अपनी कार्नोट साइकिल से इसको प्रूफ किया कि ये मेरा इसके इक्वल होता है। फिर मैंने I2 और I3 के बीच की साइकिल ली, वहां से मुझे पता चला Q2 बाई T2 इज इक्वल टू Q3 बाई T3 की भी इक्वल है। तो मेरे को पता चला कि ये तो सारे ही इक्वल है, ठीक है। सारे इक्वल है तो यानी कि Q बाई T मेरा कांस्टेंट है, दैट मीन्स जो S2 से S1 हम जा रहे थे एडियाबेटिक कर्व के अंदर, वो तो मेरा कांस्टेंट आ रहा है। तो आप इसके अंदर ये स्टेटमेंट भी दे सकते हो कि A टू B अगर DQ बाई DT निकाल रहे हो डेल S2 माइनस S1, तो ये इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है। एडियाबेटिक के अंदर 1 2 सेकेंड आप एडियाबेटिक उसमें जा रहे हो, रिवर्सिबल नहीं लिया, सिर्फ एडियाबेटिक के अंदर जा रहे हैं, तो ये मेरा इस फॉर्मूले से रिलेट होगा। लेकिन रिवर्सिबल अगर मैं लेके चल रही हूँ तो वहां पे ये जो कांस्टेंट है उसका चेंज क्या हो जाएगा, आपका वहां पे जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता है कि हमारा जो एडियाबेटिक चेंज है उसके अंदर कोई भी हीट का अमाउंट को नहीं जा सकता, तो ये डेल क्यू जीरो हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डेल एस भी मेरा जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स change in entropy in adiabatic reversible adiabatic process is zero. In other word, we can say that the entropy of that system is a constant. करेक्ट। और कांस्टेंट की वजह से आइस आइस नाम आ जाता है। जैसे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपने उसको आइसोथर्मल बोला था। अगर एंट्रोपी कांस्टेंट आ गई, ठीक है, एंट्रोपी कांस्टेंट आ गई तो आइस एंट्रोपिक सिस्टम उसको कर्व्स जो है वो बोला जाएगा, ठीक है। तो इस वर्ड को भी ध्यान में रखिएगा कि आपने जैसे बहुत सारी प्रोसेसेस पढ़ी हैं कि जैसे आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो आइसोबारिक प्रोसेस आ गई, आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो आपकी आइसोकोहरिक प्रोसेस आ गई है, आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया आइसोथर्मल प्रोसेस आ गई है। सिमिलर वे से एंट्रोपी को कांस्टेंट कर दिया तो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आइसेंट्रोपिक आ रहा है, करेक्ट है। इसको यहाँ तक ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मैंने इसके अंदर लिखवा दिए हैं। एक तो जनरल कॉन्सेप्ट आपका एंट्रोपी का, ठीक है, देखिए ये जो हमने किया है वो जनरल कॉन्सेप्ट है आपका एंट्रोपी का, यहाँ तक जनरल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि रिवर्सिबल एंट्रोपी जो है आपकी वो, अभी हम इसके अंदर एक मिनट मैं इसको करवा दूंगी। अब ये जनरल कॉन्सेप्ट ही लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। और एडियाबेटिक के अंदर ये जीरो हो जाता है, लेकिन जब हम रिवर्सिबल लेके चलते तो और साइकिल करके, अब जैसे हमारे पास कई साइकिल है तो हम उसको समीशन करके भी लिखेंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको लिखवा दूंगी, ठीक है। अब उसको लिख लीजिएगा, अभी तक यहाँ तक आप अपना कर लीजिएगा। Thank you for watching this video and keep sharing with your friends and keep comment please. Thank you.